आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रैखिक अवकल समीकरण के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर होता है। यानी आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक वक्र दिया है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है और उस मूल बिंदु से होकर के गुजरने वाले वक्र से बस मान लीजिए इस तरीके से कोई वक्र है, तो इस वक्र के किसी पॉइंट x, y, यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं x, y, तो इस प्रश्न के अनुसार किसी बिंदु x, y पर जो स्पर्श रेखा गुजरने वाली है उस स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है उसे हम लिखते हैं dy by dx। तो प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है कि dy by dx की वैल्यू जो है इस बिंदु के निर्देशांक यानी x और y के योगफल के बराबर है, यानी ये है x प्लस y के। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया है। तो हमें क्या कहता है कि आपको ऐसे वक्र के समीकरण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि ये dy by dx, यदि ये प्लस y है इधर ले आए तो ये माइनस y हो जाएगा इक्वल टू x। ये किस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें dy by dx दिखाई दिया, y दिखाई दिया जिसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, और सेकंड साइड में हमें x दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर ये जो है y में रैखिक अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि p और q की जो वैल्यू होती है, तो जो y में रैखिक अवकल समीकरण होता है उसमें p और q की वैल्यू या तो वो x के पदों में होती है या तो वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर p और q की वैल्यू हमें 1 और x दिखाई दे रहा है, मतलब ये y में रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, y में रैखिक अवकल समीकरण है। तो इस कारण से अब हम इसकी तुलना करेंगे dy by dx प्लस py इक्वल टू q से तुलना करते हैं। तो इससे तुलना करते हैं तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें यहाँ पर p की वैल्यू दिखाई दे रहा है -1 एंड q की वैल्यू हमें यहाँ से पता चला कि ये x है। तो अब हम p और q की वैल्यू निकाल चुके हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें समाकलन नियतांक यानी कि समाकलन गुणांक यानी कि IF की वैल्यू चाहिए। तो IF यानी क्या होता है, e की पावर आपको इंटीग्रेशन में लेना है p dx। वैल्यू निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन में p की वैल्यू कितनी है -1 dx। तो यहाँ पर आपको -1 का इंटीग्रेशन करना है, तो IF की वैल्यू हमें मिल जा रहा है e की पावर -x। IF यानी कि समाकलन गुणांक की वैल्यू मिलने के बाद उसका जो हल होता है उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, y इंटू IF इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन में q इंटू IF, और जो भी इनका मल्टीप्लीकेशन होगा उसको आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है और प्लस c। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं देन हमें फलन प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं y इंटू IF, तो ये हो जाएगा y इंटू IF की वैल्यू है e की पावर -x, इंटीग्रेशन में q इंटू IF, तो q की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है x इंटू IF की वैल्यू है e की पावर -x dx। अब प्लस c आया। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं, दो फलन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है x और दूसरा है e की पावर -x। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर खंडशः समाकलन करना होगा, किसे पहला मानेंगे और किसे दूसरा मानेंगे। तो याद रखना है जहां पे भी आपको e दिखाई दे रहा है यानी चरघातांकी फलन है वो हमेशा सबसे लास्ट में होता है, ILATE। तो यहाँ पर जो e यानी कि जो चरघातांकी फलन है वो सबसे लास्ट में हो रहा है। यहाँ पर आया है इसके साथ में x, यानी कि क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, a की वैल्यू है ना। तो यहाँ a की वैल्यू आपको x दिख रहा है, यहाँ पर आपको x भी दिखाई दे रहा है और e की पावर -x भी दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से हम x को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर -x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। दो फलन के गुणा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि अगर आपके पास दो फलन दिए हैं और उसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस, यहां से हो जाएगा माइनस पहले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन करना है और दूसरे का समाकलन करना है यानी सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे और पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स प्लस
सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, खंडशः समाकलन का। देन ये हो गया y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू पहला फलन, तो पहला फलन क्या है यहाँ पर x, दूसरे का समाकलन यानी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस पहले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स, दूसरे का समाकलन यानी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और जो भी आएगा उसका आपको समाकलन करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है प्लस सी, खंडशः समाकलन का हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। देन y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का अवकलन करना है तो ये तो 1 हो गया, ई की पावर माइनस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, उसमें का जो माइनस है वो इस बाहर वाले साइन को चेंज कर देगा, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी। देन y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमें जो हल प्राप्त हुआ है ये अभी व्यापक हल है। व्यापक हल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सी आया हुआ है, एक आपको अनिश्चित जो है अचल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस कारण से अभी ये व्यापक हल है। हमें क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि ये जो वक्र है वो क्या हो रहा है, मूल बिंदु से गुजरता है, यानी x और y की वैल्यू उसने बता दिया है। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 कर दें और y की वैल्यू 0 कर दें, देन हमें c की एक वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू अगर हम रख देते हैं यानी एक निश्चित संख्या यहाँ पर रखेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक विशिष्ट हल होगा, यानी वक्र का आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये हो गया 0 इंटू ई की पावर माइनस 0 इक्वल टू माइनस 0 इंटू ई की पावर माइनस 0 माइनस ई की पावर माइनस 0 प्लस सी। यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो चुका, ये भी पूरा 0 हो चुका, यहाँ से देखिए ई की पावर 0 यानी 1, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। देन c की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जा रहा है 1। अब c की वैल्यू 1 मिल चुका, अब हम वापस इसके व्यापक हल में वैल्यू रखते हैं। देन अब हमको फलन मिल रहा है y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू अब हम रख देंगे 1। इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे भी e की पावर माइनस एक्स है, यहाँ भी e की पावर माइनस एक्स है। आप चाहें तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा y, ये इधर पक्षांतर होके आ रहे हैं तो माइनस एक्स इधर आकर के प्लस एक्स बना देगा, ये माइनस 1 है तो इधर आकर के ये प्लस 1 बना देगा, इक्वल टू यहाँ पर 1 है तो 1 को हम दूसरे साइड पे छोड़ देते हैं, यहाँ तक आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। यहाँ e की पावर माइनस एक्स है, उसे आप नीचे लेकर के जाएंगे तो इधर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो वो e की पावर x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक वक्र प्राप्त होता है जो इस यहाँ पर जो हमें अवकल समीकरण प्राप्त हुआ है वो उसका हल होगा। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाती है? यदि जीवाणुओं में वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि जीवाणुओं में जो वृद्धि की दर होगी वो उनकी संख्या के समानुपाती है। तो स्टार्टिंग में तो हम मान लेते हैं कि माना जीवाणुओं की संख्या x है, जीवाणुओं की संख्या x है, ये हम मान लेते हैं। तो हमको इस सवाल के अनुसार उसमें जो वृद्धि की दर है, वृद्धि की दर यानी dx/dt, इसकी जो वैल्यू है वो उपस्थित संख्या के समानुपाती होगा। तो समानुपाती का निशान लगाते हैं, उपस्थित संख्या है x, इस तरीके से हमें सवाल में दिया हुआ है। देन यहाँ से हम समानुपाती का ये चिन्ह को हटाएंगे तो ये हो जाएगा dx/dt की वैल्यू हो जाएगी kx। हमें एक समानुपातिक नियतांक को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना होगा जिससे कि वो इक्वल में चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dx और dt ये दिखाई दे रहा है तो चर पृथक्करण विधि यूज करते हैं। dx की तरफ x वाले पद को ले आए,
इक्वल टू dt दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा k dt। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम समाकलन कर देते हैं, तो dx अपॉन x की वैल्यू हो जाएगा k dt। इसका हम x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू k, ये एक नियत राशि है, एक अचर राशि है, dt यानी 1 dt, तो ये हो जाएगा k t। और क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है तो हमें एक नियतांक c यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ हमें मिला है log x की वैल्यू k t प्लस c। अब देखिए सवाल में ये व्यापक हल हुआ क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम है। अब हम सवाल को पढ़ते हैं कि जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। स्टार्टिंग में जब शुरुआत में जहां से हम कैलकुलेशन करना चालू किए हैं तो वहां पर जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, यानी समय यहाँ पे दो चर राशियां हो रही हैं। एक चर राशि है जीवाणुओं की संख्या और दूसरी चर राशि है समय। तो जब समय 0 होता है तब संख्या जो है वो 1 लाख है, ये हमको दिया है। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है कि x की वैल्यू 1 लाख होती है। कब होती है, जब t की वैल्यू 0 रहती है। इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो हम इसको इक्वेशन 1 में रखने पर ये हो जाएगा log x की जगह हम रखेंगे 1 लाख, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k t, यानी k t की वैल्यू 0 प्लस c। तो यहाँ पर हम x और t की वैल्यू को रख देते हैं। तो अब हमें क्या मिल रहा है, log 1 लाख की वैल्यू, यहाँ पर ये तो 0 हो गया, इक्वल टू हो गया c। तो यहाँ से देखते हैं कि हमें c की वैल्यू मिल चुकी है। अब c की वैल्यू मिल चुकी है तो इसको वापस हम इक्वेशन में रखते हैं, तो हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम वापस c की वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 1 अब हमारा हो चुका है log x इक्वल टू k t प्लस, यहाँ से हम c की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा log 1 लाख। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच चुके। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि k की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। फिर हम सवाल को पढ़ते हैं कि 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। ये आपको नेक्स्ट दिया हुआ है। 2 घंटों में यानी जब t की वैल्यू 0 हो जाए, सॉरी t की वैल्यू जो है क्या हो जाए, 2 घंटे हो जाए यानी 2 हो जाए। तो t की वैल्यू जब 2 हो जाती है तो उस जीवाणु की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो उस समय में जो x की वैल्यू है वो अपनी संख्या से 10% ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उस समय वो 1 लाख, पहले 1 लाख थी, इसका वो 10% ज्यादा हो जाएगी, यानी वो 110% के बराबर में पहुंच जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख का 110%, यानी इसकी वैल्यू तब हो जाती है 1,10,000। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1,10,000 आएगा। तो सेकेंड बार में कहता है कि जब t की वैल्यू 2 होती है, 2 घंटे होती है, तब जीवाणुओं की संख्या 1,10,000 पहुंच जाती है। अब इस वैल्यू को फिर वापस हम यहाँ पर इक्वेशन में रखते हैं, तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम मान रखते हैं। तो इसमें मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया log, अब हम x की वैल्यू रखने वाले हैं और t की वैल्यू रखने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1,10,000 बराबर k इंटू t की वैल्यू है 2 धन log, ये हो गया 1 लाख। इस तरीके से हमारा उद्देश्य क्या है, k की वैल्यू फाइंड करना, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log 1,10,000 माइनस log 1 लाख की वैल्यू हो गई 2k के बराबर है ना, log 1,10,000 और इसके बटे में हो जाएगा 1 लाख इक्वल टू 2k। यहाँ से कुछ जीरो कैंसिल हो सकते हैं, कर दीजिए। तो ये हमको मिल रहा log 11/10, यानी हमें मिल रहा है k की वैल्यू log 1.1, 11/10 यानी 1.1, और ये जो k के साथ में 2 मल्टीप्लाई था वो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर k की वैल्यू भी मिल जाती है। अब देखिए हमको k की वैल्यू भी मिल चुकी है। हमें क्या कहता है कि अगर जीवाणुओं की संख्या 2 लाख है, अब फिर क्वेश्चन के अगले स्टेप को पढ़ते हैं, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि टाइम कितना होगा
कि जीवाणु की संख्या यानी x की वैल्यू जो है वो 2 लाख हो जाएगी। वापस हम इस इक्वेशन 2 के पास आते हैं। इक्वेशन 2 में हमें उसने, अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिल चुकी है ना, यहाँ पर ये मान को हम रखेंगे। यहाँ पर हमें कहता है कि x की वैल्यू जो है क्या चाहिए, हमें 2 लाख चाहिए। तो x की वैल्यू यदि 2 लाख है तो t की वैल्यू क्या होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम इक्वेशन 2 में मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा log x की वैल्यू हो जाएगा 2 लाख इक्वल टू k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उस वैल्यू को रखेंगे 1/2 log 1.1 और इसके साथ हमको लेना है t। अभी t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस यहाँ पर c की वैल्यू लेते हैं तो ये है log 1 लाख। ठीक है, तो यहां से देखिए ये log 2 लाख है और ये प्लस में आया है log, ये दोनों log की ही राशियां हैं। तो अगर हम इधर वाले log को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो माइनस होके आएगा। तब हमारे पास यहाँ क्या मिलने वाला है, ये इधर माइनस होके आएगा और हम जानते हैं कि log में अगर log m माइनस log n होके आया तो log m अपॉन n बनने वाला है। इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ log 2 लाख बटे 1 लाख, 2 लाख बटे 1 लाख। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको मिलने वाली है यहाँ पर 1/2 log 1.1 t। ये हमको मिल रहा है 1/2 log 1.1 और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है t। यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो रहे हैं, ये भी सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर मिलेगा log 2 इक्वल टू 1/2 log 1.1 इंटू t। ये जो नीचे 2 आया है इसे आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमें क्या मिला, 2 log 2 की वैल्यू log 1.1 इंटू t के इक्वल हुआ। यानी आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो t, यानी कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, इसके लिए आपको इस log को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। अब log यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, पक्षांतर होगा तो वो डिवाइड होके आ जाएगा। तो अब हमको t की वैल्यू मिल जा रहा है 2 log 2 अपॉन log 1.1। तो यहाँ पर आपको यदि log टेबल दिया हुआ है देन आप कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कि कितने समय में जो जीवाणुओं की संख्या है वो 2 लाख तक पहुंच जाएगी। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी, सन 2004 में 25,000 थी। तो ज्ञात करना है कि 2009 में जनसंख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वृद्धि दर क्या है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वृद्धि दर किसी भी समय गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। तो यदि हम मान लेते हैं कि माना गांव में निवासियों की संख्या y है, तो हम मान लेते हैं माना निवासियों की संख्या या इसकी जनसंख्या जो है वो y है। तो अगर निवासियों की संख्या y है तो इस प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि उसकी जो वृद्धि दर है वो निवासियों की संख्या के समानुपाती है। वृद्धि दर यानी dy/dt, समय के साथ उसमें परिवर्तन की दर वो होता है वृद्धि दर। तो ये समानुपाती है संख्या यानी y के। इसमें ये जो समानुपाती का नियतांक, समानुपाती का जो चिन्ह है उसे यदि हम हटा देते हैं तो हमें यहाँ एक नियतांक जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो नियतांक k है। यहाँ पर हम क्या करें, y की तरफ y को लेके आए तो dy/y इक्वल टू हो जाएगा k dt। दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करते हैं, देन यहाँ इंटीग्रेशन किए dy/y का और यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं k dt। 1/y dy है, y के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन करेंगे तो ये log y हो जाएगा इक्वल टू k dt है, t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा k t प्लस c। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं, ये व्यापक हल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसने दिया है कि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी। स्टार्टिंग हम करते हैं 1999 से। तो 1999 को यदि हम 0 ईयर कहें तो यहाँ पर t की वैल्यू यदि 0 है देन जो जनसंख्या है वो कितनी है, 20,000। तो y की वैल्यू जो है वो 20,000 के बराबर होती है। शुरू में जहां से हमने कैलकुलेशन चालू किया है तो t की वैल्यू 0 करेंगे और y की वैल्यू को 20,000 करते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में जाते हैं तो ये हो जाएगा log
20,000 की वैल्यू हो जाएगा k इंटू 0 प्लस c। तो ये तो 0 हो गया, तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल जाती है log 20,000। तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल चुकी। इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, log y की वैल्यू हो जाएगा kt प्लस log 20,000। ये इसका क्या होगा, विशिष्ट हल होगा। उसके बाद वापस हम क्वेश्चन को देखें, हमें उसने कहा है कि सन 2004 में 25,000 थी। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1999 से। 1999 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर उसने जनसंख्या बताया है, 2004 में। यानी 1999 से 2004 तक, यानी 5 साल में जनसंख्या कहाँ तक पहुंची है, 25,000 तक। तो नेक्स्ट टाइम में हमें t का मान दिया है 5, देन y की वैल्यू हो जाती है 25,000। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, log y की वैल्यू रखेंगे 25,000 इक्वल टू k, t की वैल्यू हमें दिया है 5 प्लस c की वैल्यू तो हम log 20,000 निकाल चुके हैं। यहां से ये log 20,000 है, प्लस में है, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, और log m माइनस log n की वैल्यू log m बटे n हो जाती है। तो इसे पक्षांतर करके इधर लाते हैं और इसे बटे में ले जाते हैं, तो log 25,000 बटे 20,000 इस तरीके से हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगा 5k के इक्वल। 3 0 यहां से कैंसिल हो रहे हैं, 5 पंचे 25 ऊपर गया और नीचे कट रहा है 4 बार, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई है, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू ये 5 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1/5 log 5/4 ये हमें k की वैल्यू मिल चुकी। ठीक है, अब k का मान भी मिल चुका है। अब हमें क्या कहता है क्वेश्चन में कि सन 2009 में जनसंख्या क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। स्टार्टिंग कहाँ से किए थे हम, 1999 से, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2009 में वो जनसंख्या को पूछ रहा है, यानी टोटल 10 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो अब हमें पूछता है कि अगर t की वैल्यू को 10 कर दिया जाए, देन y की वैल्यू यानी जनसंख्या की क्या वैल्यू होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो हम क्या करें, जो आपके पास ये हल प्राप्त हुआ है log y, ये व्यापक हल है ना, इस व्यापक हल में आपको k की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आप y का मान रखेंगे, k का मान रखेंगे, तो अब आपको यहाँ पर t की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ हम इक्वेशन इसको दे देते हैं 2। इक्वेशन 2 में हम t की वैल्यू और k की वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, समीकरण 2 में हम किसका किसका मान रखेंगे, t तथा k का मान रखने पर। इक्वेशन 2 के पास चलें तो ये हो जाएगा log y की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम है, तो log y रहने देते हैं, इक्वल टू kt। तो k की वैल्यू आई हुई है अभी हमारे पास 1/5 log 5/4, और इसके साथ मल्टीप्लाई है t की वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो गया इंटू 10 प्लस log c, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू log 20,000 लिख चुके हैं, तो ये हो गया log 20,000। ये सारी वैल्यूज रखते हैं, तो अब हमें क्या मिल रहा है, log y इक्वल टू, यहां से देखते हैं ये नीचे 5 है और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल रहा है 2 log 5/4 प्लस log 20,000। हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है, हमारा उद्देश्य है इस y की वैल्यू को फाइंड करना। तो इस y की वैल्यू को फाइंड करना है, और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों ही log के फॉर्म में है, तो इसको log की ही सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये सामने आया हुआ है। आप log का नियम क्या जानते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि यदि log m की घात n होता है ना, तो इसकी वैल्यू n log m होता है। घात जो है वो सामने यदि है तो उसको हम ऊपर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जो है वो सामने आया है, इसका मतलब क्या है, ये है log 5/4 की घात 2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास यहाँ है log 20,000, देन log y इक्वल टू, अब देखिए ये भी log है और ये भी log है, दोनों के बीच प्लस का निशान है। log में आप एक और नियम जानते हैं कि यदि मान लीजिए आपको log m प्लस log n दिया है,
तो इसकी वैल्यू होती है log m इंटू n, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में log लगा है, दोनों के बीच प्लस का निशान है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 5/4 का स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख रही हूँ डायरेक्ट 25/60 इंटू log में 20,000 था, तो इसको मल्टीप्लाई करके 20,000 लिखती हूँ। दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं तो ये log y है और log ये कुछ हमारे पास नंबर दिया है। तो जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि y की वैल्यू जो है वो 25/16 गुणा 20,000 के इक्वल है। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं तो करेंगे। y इक्वल टू, यहाँ से हम देखते हैं ये 4 बार कैंसिल होगा, ये 5 0 0 0, फिर से 4 से 1 बार कैंसिल होगा, 1 2 और 5 0। ठीक है, 1250 हुआ। तो 25 का गुणा हम करेंगे 1250 के साथ, 25 पंचे 100, 25 25 दूनी 50, 60 62 और 25 30 और 1 31। तो इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, 21,250। तो हमें जो उसने पूछा हुआ था कि ज्ञात करना था हमें 2009 में जनसंख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या है, 2009 में उस गांव की जनसंख्या जो है वो 21,250 हो जाती है।